Hello, students. Myself, Anurag Mishra, Academic Head, JE Division, Allen Digital. Students, आज मैं एक बहुत ही important सेशन लेके आपके सामने आया हूँ. This session will help you in mentoring of your transition from class 10th to 11th. Students, मेरे करीब 25 years of teaching journey में मैंने बहुत सारे अंडर 100 AIR को मेंटर किया है एंड नंबर ऑफ इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड स्टूडेंट्स को भी मैंने मेंटर किया है. और जिस स्टेज पर मैं आपसे जुड़ रहा हूँ, आई विल बी वेरी हैप्पी एंड इनफैक्ट आई एम इंस्पायर्ड एंड एक्साइटेड अगर मैं किसी भी तरीके से आपकी हेल्प कर सकूँ इन योर सक्सेस जर्नी. तो स्टूडेंट्स, आज मैं जिसके बारे में बात करूंगा, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि अभी स्टूडेंट्स क्लास 10 से 11 की जर्नी लेते हैं तो देयर इज अ ट्रांजिशन पीरियड. तो वो ट्रांजिशन पीरियड के क्या चैलेंजेस होते हैं, सबसे पहले मैं इस पर बात करूंगा. फिर इसके बाद मैं बात करूंगा कि जो आपका क्लास 10th है, जो आपका रिमेनिंग पीरियड है, उसको आप कैसे मैक्सिमम बेनिफिट उससे ले सकते हैं सो दैट आपका ट्रांजिशन बहुत ही स्मूथ हो. फिर इसके बाद मैं बात करूंगा कि अगर आपकी स्ट्रीम डिसाइडेड नहीं है इन केस, तो आपको स्ट्रीम कैसे चूज करना चाहिए. और लास्ट में आपसे मैं डिस्कशन करूंगा कि हाउ एलन इज गोइंग टू हेल्प इन योर सक्सेस जर्नी. तो बेटा, सबसे पहली बात कि जब भी आप कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, इवन दिस लेक्चर, यू शुड बी सिटिंग ऑन योर स्टडी टेबल विथ पेन एंड पेपर. अपनी हैबिट डाल लो कि जब भी आप कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हो, उसमें से आपको कुछ यूटिलिटी थिंग्स वहाँ से निकालनी है, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स वहाँ से आपको नोट डाउन करनी है. इवन दिस लेक्चर, इस पूरे लेक्चर में हो सकता है आपको कोई ऐसी क्रिटिकल चीज मिल जाए जो आपसे मिसिंग हो. तो बेटा, टेक इट एज ए योर रेगुलर लेक्चर. तो आप में से जो भी लोग अभी अपने स्टडी टेबल पर आ चुके हैं, पेन पेपर के साथ हैं, जस्ट मेरे को मैसेज डाल दो इसमें. बेटा, ये सेशन अभी मैं आपसे इंटरेक्टिव नहीं करूंगा. इनफैक्ट आपके लिए स्पेशल इंटरेक्टिव सेशन में एक बार और अरेंज करूंगा. मैं भी आपसे सिर्फ चाहता हूं कि आप चैट बॉक्स में आप सिर्फ अपने मैसेजेस लिख लें, उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे और उसके हम जरूर आंसर्स देंगे और आपके लिए एक स्पेशल इंटरेक्टिव सेशन भी रखेंगे. क्योंकि जो भी मैं बोलूंगा उससे आपके अंदर थॉट्स आएंगी और उन थॉट्स पे जो भी थॉट्स होंगे उस पर आप कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और उसका फिर हम डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेंगे. तो स्टूडेंट्स, दिस इज अ लेक्चर, सो बी ऑन योर स्टडी टेबल. एक थम्स अप करो, बोलो सर मैं अभी राइटिंग टेबल पर आ गया हूँ. आई एम ए कमांडो एंड आई विल टेक माई ऑनवर्ड्स जर्नी एज कमांडो. और सक्सेस तो मिलनी है, ठीक है? तो जस्ट थम्स अप. वेरी गुड. तो बेटा, मैं अपनी बातों पे स्टार्ट करता हूँ. मैं, क्योंकि ये एक काइंड ऑफ लेक्चर है, तो जो भी मैं पॉइंट्स बोलूंगा उसको आपको नोट डाउन भी करना है और उस पर आपको फोकस भी करना है. ये बुलेटेड पॉइंट्स हैं, जो भी आपको क्लिक कर रहे हैं, जो भी आपको लगे यस सर दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, उसको ध्यान देना है. बेटा, आप एक बात ये रियलाइज करो कि जो क्लास 10th में स्टडीज का लेवल होता है वो उतना हायर नहीं होता है. इनफैक्ट इट इज मोर ऑफ इंफॉर्मेटिव. इवन साइंस और फिजिक्स भी होती है, वो भी इंफॉर्मेटिव लेवल पे होती है. मैथमेटिक्स भी बहुत डीप नहीं होती है. तो इनफैक्ट बहुत ज़्यादा इंट्रिकेट प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, मल्टी स्टेप्स प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं. इसलिए जब स्टूडेंट क्लास 10 से क्लास 11 में ट्रांजिशन लेता है तो क्लास 11 में सडनली उसको फील होता है कि देयर इज अ लेवल अप, बिकॉज वहां पर नए तरह की मैथमेटिक्स आती है, नए तरह की फिजिक्स आती है एंड देयर इज अ क्वांटम जंप. बहुत सारे स्टूडेंट्स उस जंप को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं और डिस्पाइट हैविंग कैपेबिलिटीज, डिस्पाइट हैविंग ऑल द IQ लेवल, वो उससे कोप अप नहीं कर पाते हैं. तो बेटा, आपका एक प्रॉपर ट्रांजिशन हो पाए, इसीलिए हमने सेशन लिया हुआ है. तो सबसे पहली बात मैंने आपसे कही कि देयर इज हायर लेवल ऑफ स्टडीज इन क्लास 11. अचानक ही क्वांटम जंप होता है. इवन फिजिक्स में जो आप जाएं तो वो काफ़ी इमेजिनेटिव हो जाती है और काफ़ी अप्लाइड हो जाती है, जिसमें कि मल्टी स्टेप के न्यूमेरिकल्स भी स्टार्ट हो जाते हैं. तो देयर इज हायर लेवल ऑफ स्टडीज, लैक ऑफ एप्लीकेशन एबिलिटी. इनफैक्ट कोई भी स्टूडेंट न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी से बॉर्न नहीं होता है. दिस एबिलिटी हैज़ टू बी डेवलप्ड. तो स्टूडेंट जब क्लास 11 में अपीयर होते हैं तो शुरुआत में उनको लगता है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट.
उनसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे हैं, विजुलाइजेशन नहीं हो रहा है, उनको इनिशियली एक स्टम्बलिंग ब्लॉक आता है। बट बेटा मेरी बिलीव मी, दिस स्किल हैज टू बी डेवलप्ड, और ये सिर्फ प्रैक्टिस से डेवलप होता है, ये किसी को इनबॉर्न नहीं होता है। इवन जो स्टूडेंट्स टॉप रैंक्स में भी आ रहे होते हैं, उन्होंने भी कभी हार्ड वर्क किया होता है, कभी प्रैक्टिस की होती है, और इस स्किल को उन्होंने जनरेट कर लिया होता है, डेवलप कर लिया होता है। तो आप कभी ये नहीं सोचें कि आपके अंदर लैक ऑफ एप्लीकेशन एबिलिटी है। इनफैक्ट दिस हैज टू बी डेवलप्ड। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लास 11 जो स्टूडेंट जाता है ना, तो जब उसको सडन स्टडी से जंप मिलता है तो वो सोचता है शायद मेरे अंदर ही कैपेबिलिटीज नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं कर पा रहा हूं। जबकि रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है कि जब वो उस पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करेगा तो ग्रेजुअली थिंकिंग एबिलिटी, एनालिटिकल स्किल ग्रेजुअली डेवलप होता है, ये इनबॉर्न स्किल नहीं होता है। तो बहुत बार स्टूडेंट ये सोचना शुरू करता है कि शायद मेरे अंदर एबिलिटी नहीं है, इसलिए मेरे को नहीं आ रहा है। और वहीं वो अपने दूसरे पीयर ग्रुप में दूसरे अपने दोस्तों को देखता है कि वो बहुत जल्दी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो वो सोचता है कि शायद उनका ब्रेन बहुत शार्प है, मेरा ब्रेन रेस्ट शार्प है। आईक्यू नाम की कोई चीज नहीं होती है, इट्स जस्ट ओनली एप्लीकेशन एबिलिटीज विच आर डेवलप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम। आप मेहनत करोगे, आपके अंदर भी डेवलप हो जाएगा वो। लैक ऑफ इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स। बेटा किसी भी चीज को पढ़ने के लिए, जैसा मैंने अभी आपसे पहले ही कहा कि अभी जो आप इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं, तो इस लेक्चर में भी आपको पेन एंड पेपर के साथ होना चाहिए। इनफैक्ट राइटिंग वर्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। जब आप किसी चीज को सुन करके लिख रहे होते हैं तो आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत हाई होता है। बहुत बार ऐसा होता है क्लास 10th लेवल तक स्टूडेंट्स अपने क्लास लेक्चर्स में बहुत कुछ नोट डाउन नहीं करते हैं, क्योंकि उनका आईक्यू लेवल या मेमोरी लेवल बहुत शार्प होता है, तो चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आती हैं और बहुत रिटेन भी रहती हैं, मोर और लेस, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव नेचर होता है सब्जेक्ट का, तो चीज़ें रिटेन भी रहती हैं और शायद लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। वही हैबिट उनकी कैरी ऑन होती है इन क्लास 11। बट जब वहाँ पर वो नहीं लिखते हैं तो सर इफेक्ट ये होता है कि कुछ दिन के बाद जो रिकॉल करना चाहते हैं, जो मेमोराइज करना चाहते हैं, वो रिकॉल आता नहीं है। और इनफैक्ट ओवर द टाइम क्या होता है कि बहुत बड़ा सिलेबस पाइलअप हो जाता है, और इन एब्सेंस ऑफ एनी रिकॉलिंग एबिलिटी वो उसको रिकॉल नहीं कर पाते हैं। तो वो सोचते हैं शायद ये मेरी वीकनेस है, और समटाइम्स ये बैकलॉग्स में कन्वर्ट हो जाता है, और बैकलॉग में कन्वर्ट होने के बाद वो सब्जेक्ट के प्रति फोबिया भी हो जाता है। तो इनफैक्ट ये छोटी बातों को मैं स्टडी टेक्निक्स में रख रहा हूँ, तो देयर समटाइम्स सम लैक ऑफ स्टडी टेक्निक्स। बेटा इन चीज़ों के बारे में हमेशा क्लास में टीचर्स आपको एक्सप्लेन करते हैं, हाउ टू स्टडी, हाउ टू टैकल ए सब्जेक्ट। जब भी कोई टीचर क्लास में आपको बता रहा है कि हाउ टू टैकल ए सब्जेक्ट, हाउ टू स्टडी, उस बात को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। क्लासरूम में हमेशा फोकस और अटेंटिव रहना चाहिए। इनफैक्ट एक पैसिव स्टूडेंट होता है और एक एक्टिव स्टूडेंट होता है। पैसिव स्टूडेंट सोचता है कि मैं घर जाके नोट डाउन करूंगा। जो एक्टिव स्टूडेंट होता है वो टीचर कुछ भी बोल रहा होता है उसको नोट डाउन कर रहा होता है। इनफैक्ट इस प्रोसेस में उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है, और वो नोट्स लिखने में सेलेक्टिव भी होता है। उसको पता चल जाता है क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, क्या चीज़ की इंपॉर्टेंस है किसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। वहीं जो बच्चा पैसिव वॉचर होता है क्लासरूम में, उसको पता ही नहीं चलता है कि मैं किसको नोट करूं किसको नोट नहीं करूं। तो बेटा आप लोगों को क्लासरूम में बहुत ही हाई लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करना होता है। इनफैक्ट राइटिंग हैबिट को जितनी जल्दी आप जितनी जल्दी अडॉप्ट करोगे, आप उतने बड़े चैंपियन बनोगे। राइटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल। अब ये सोच लो कि मैं जो कुछ भी पढ़ूंगा उसको मैं राइट डाउन जरूर करूंगा, क्योंकि जैसे आप उसको राइट डाउन करते हो ना, उसका एक्सटेंड होता है, बहुत दिनों तक आपको याद रहता है। इनफैक्ट क्लास 10 तक जैसे मैंने आपसे कहा कि इतना बड़ा सिलेबस होता ही नहीं है कि आपको बहुत स्ट्रेस है, बट जब आप क्लास 11 में आते हो तो सिलेबस बहुत वास्ट हो चुका होता है, और इनफैक्ट जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत डेप्थ में होते हैं, तो चीज़ों को बहुत कुछ याद रखना पड़ता है, और वो तभी ईजी होता है जब आप राइटिंग वर्क से करते हैं। तो अभी मैंने आपको एक सिंपल इंपॉर्टेंट बात बताई, इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग वर्क। तो बेटा ऐसी ही बहुत सारी स्टडी टेक्निक्स होती हैं, वो स्टूडेंट्स में जब नहीं आ पाती है तो स्टूडेंट अपने आप को वीक समझना शुरू होता है, उसके लिए बहुत बड़ा मॉन्यूमेंटल चैलेंज होता है। मैं आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ कि जब आप 10 से 11 तक पहुँचे तो देयर इज अ स्मूथ ट्रांजिशन। इनफैक्ट आप चैंपियन बने। मेरी ये कोशिश है कि आप जब जाएं तो आप पहले से अलर्ट रहें कि मुझे क्या गलतियां नहीं करनी है। मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ क्या चैलेंजेस स्टूडेंट के पास आ रहे होते हैं। रैंडम अप्रोच, अनप्लान्ड स्टडी। बेटा बहुत सारे बच्चों को क्लास 10th लेवल तक अपना सब्जेक्ट्स प्लान करना आता ही नहीं है। इनफैक्ट वीक में कैसे प्लानिंग करें वो नहीं आता है उनको। इनफैक्ट प्लानिंग बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, वीकली होनी चाहिए, बट एक प्लान्ड स्टडी नहीं होती है, बिकॉज सब्जेक्ट में उतना डेप्थ नहीं है।
इनफैक्ट चीज़ें याद भी रह जाती हैं, तो इसलिए उतना ज़्यादा प्लानिंग का ज़रूरत नहीं पड़ता है। इनफैक्ट डेली होमवर्क भी नहीं मिलता है, बट जब आप क्लास 11 में पहुंच रहे होते हो तो हर एक टीचर जो आपको पढ़ा रहा होता है वो होमवर्क्स दे रहा होता है आपको, आपको खुद भी सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ती है, आपको टेक्स्ट बुक पढ़ रहे होते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको एसिमुलेट करनी पड़ती हैं, तो इसलिए आपको प्लान होना बहुत ज़रूरी होता है। क्लास 10 तक क्या होता है कि स्टूडेंट बिट रैंडम होता है, कभी पढ़ लिया, कभी खेल लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी इंटरटेनमेंट कर लिया। इनफैक्ट अगर एक दो दिन लूज भी होगा, डजंट मैटर, यू कैन कवर इट अप ऑन द संडे। बट जब स्टूडेंट 11 में पहुंचता है तो एक मेथोडिकल, एक वेल प्लान्ड स्टडीज बहुत जरूरी होती है। तो प्लानिंग एक बहुत इंटीग्रल पार्ट होता है। दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जिसकी वजह से स्टूडेंट का बैकलॉग डेवलप होता है। बेटा मेरा एफर्ट ये है कि तुम क्लास 11 में जाके बैकलॉग डेवलप करो और फिर मुझसे पूछो उसको कैसे रिमूव करें। उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि तुम बैकलॉग बनने ही मत दो, तुम बैकलॉग बनने ही मत दो। बी अ विराट कोहली। तुम सोचो मैं पहले से ही प्रीएम्प्टिव एक्शन करूंगा, पहले से ही मैं अलर्ट रहूंगा और ये गलतियां करूंगा ही नहीं मैं। तो रैंडम अप्रोच होता है, अनप्लान्ड स्टडी होती है, लैक ऑफ काउंसलिंग। इनफैक्ट नो बडी टेल्स कि तुम्हें क्या करना है, आप कैसे प्रोसीड करो। तो स्टूडेंट्स यही मेंटरिंग का रोल होता है। मेंटरिंग का यही सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप कुछ गलतियां नहीं करें और अच्छी हैबिट्स को एक्वायर करें। दैट इज मेंटरिंग, और यही एलन का मेन मोटो है, मेंटरिंग। इनहिबिशन इन आस्किंग डाउट्स एंड टेकिंग हेल्प फ्रॉम द सिस्टम। बेटा ये तो तुम में से बहुत सारे बच्चों में अभी भी क्लास 10th में होगा। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं टीचर से कोई सवाल पूछूंगा तो वो कहीं बुरा तो नहीं मान जाएगा, वो कहीं ये तो नहीं सोचेगा कि मैं बहुत वीक हूँ स्टूडेंट हूँ, मेरा गलत इंप्रेशन तो नहीं चला जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे इनहिबिशंस होते हैं। इनफैक्ट फ्रेंड्स का फियर होता है। तो ये फियर्स को बेटा एकदम दूर कर दो। आप तो सोचो कि मेरे लिए सक्सेस सबसे इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट क्लास में अगर थोड़ा देर से टेम्पररी अगर मेरी थोड़ी सी बेइज्जती हो जाती है तो आई विल लेट इट गो, आई विल स्ट्रॉन्गर। अब ऐसे सोचो ना कि आप बहुत अच्छे बैट्समैन हो, बैटिंग कर रहे हो, कोई स्लेजिंग कर रहा है, तो कोई स्लेजिंग करेगा तो आप आउट थोड़ी हो जाओगे। तो आप उसको ऐसे लो, पॉजिटिवली लो। आप ये सोचो कि मैं इस बात के बारे में सोचूंगा ही नहीं कोई दूसरा मेरे क्या सोच रहा है, मैं अपने आउटकम्स के बारे में सोचूंगा, अपने गोल्स के बारे में सोचूंगा। इसलिए क्लास में कभी भी कुछ भी पूछने से मुझे हिचकिचाना नहीं है। मैं हमेशा जो मेरे डाउट्स हैं उसको मुझे पूछना ही पूछना है। बहुत सारे बच्चे इस फियर की वजह से कि कहीं टीचर मेरे को वीक ना समझ ले, इंप्रेशन खराब नहीं हो जाए, इसलिए वो सवाल पूछता ही नहीं है। वो बोलता है मैं इंट्रोवर्ट हूं इसलिए नहीं पूछता हूं। बेटा तुम सारे बच्चों को मेरी तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है फ्रॉम अ टीचर। बेटा मैं हमेशा ये पसंद करता हूं कि कोई टीचर मुझसे क्लास में डाउट पूछे। हर टीचर ये चाहता है कि उससे डाउट पूछा जाए, बिकॉज दैट डाउट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू टीचर टू एक्सप्लेन मोर। उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो और अच्छा बता सके, उसके बारे में कोई ऑल्टरनेटिव बता सके, कोई और नई ट्रिक है तो उसको बता सके, कुछ नया एक्सप्लोर कर सके। इनफैक्ट डाउट्स को आंसर करने से एक टीचर बेटर टीचर बनता है। तो हम टीचर्स तो इस बात के लिए खुश होते हैं कोई हमसे सवाल पूछ रहा है। तो बेटा आप क्लास 11 में ट्रांसफर हो गए, जो आपका ट्रांजिशन होगा, तो उस वक्त आपको कभी हिचकिचाना नहीं है। जो आपको पहला डाउट है उस पर आप जेन्युइन डाउट है उस पर आप जरूर सवाल पूछें, ऐसी कोई इनहिबिशन माइंड में रखे ही नहीं। इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स, बिगेस्ट स्टम्बलिंग ब्लॉक्स जो बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स आप ये सोचो ही नहीं कि सवाल पूछने से किसी की बेइज्जती होती है या कोई ह्यूमिलेशन होता है, ऐसा बेटा होता ही नहीं है। फ्रॉम अ टीचर आई कैन अश्योर यू कि एवरी टीचर लाइक्स दिस। उसको अच्छा लगता है कि कोई उससे डाउट्स पूछ रहा है। ये बताओ पहले मेरे को इसको ओके करो कि तुम लोग क्लास में ये फील करते हो कि नहीं करते हो। पहले इसको ओके करो इस बात को। तो में से बहुत सारे बच्चे को डाउट आता है, सोचता अरे क्या पूछूंगा मैं, टीचर कहेगा, बच्चे कहेंगे बहुत कमजोर बच्चे है। ऐसा है कि नहीं बेटा बताओ। तो आई कैन सी अ लॉट मेनी स्टूडेंट्स आर सेइंग यस सर। तो बेटा बिलीव मी, एवरी टीचर लाइक्स टू बी आस्क्ड डाउट्स। हर एक को पसंद होता है, हर एक टीचर चाहता है। हो सकता है वो उस टाइम अपना एक स्टैंड ले, बट वो जो उसकी पॉस्चरिंग होती है ना टीचर की, उसको इग्नोर करो। इन रियलिटी डीप इन इज आर्ट टीचर चाह रहा होता है कि आप उससे डाउट्स पूछो। बेटा डाउट्स पूछने से शर्माना नहीं है। कुछ भी डाउट्स आए गो टू टीचर। टीचर इसीलिए, मेंटर इसीलिए। नॉट नोइंग द सिस्टम वेल, बेटा ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है।
इनफैक्ट स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं चल पाता है कि उसके पास क्या क्या फैसिलिटीज़, क्या क्या मैकेनिज्म्स अवेलेबल है। अगर बैकलॉग होता है तो क्या अवेलेबल है। इनफैक्ट अगर उसको डाउट्स आ रहे हैं और क्लास में डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं तो वो कैसे उस डाउट्स के लिए अप्रोच कर सकता है। तो बहुत सारे मैकेनिज्म्स स्टूडेंट्स को क्लियर ही नहीं होते हैं, सिस्टम के बारे में क्लैरिटी नहीं होती है। इसलिए एक तो क्लैरिटी नहीं होती है, दूसरा इस बात का फियर होता है, एक इंट्रोवर्टनेस आप जिसको बोल सकते हो कि अगर मैं पूछूंगा तो सामने वाला क्या कहेगा मेरे को। तो स्टूडेंट सवाल अपने पूछता ही नहीं है, अपनी चीज़ें पूछता ही नहीं हो, कोई सिस्टम को ही नहीं आता है। बट बिलीव मी स्टूडेंट्स, जब आप क्लास 11 में होंगे तो एलन डिजिटल के पास ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे आप अपनी बातों को ईजिली कम्युनिकेट कर सकेंगे। इनफैक्ट जब आप क्लास 11-12 में पढ़ रहे होते हैं, जो कि काफ़ी डीप स्टडी का होता है, उसमें हेल्प की हमेशा ज़रूरत होती है और टीचर्स आर ऑलवेज केयरिंग, वो डेफिनेटली उसको लुक आफ्टर करेंगे। स्टूडेंट्स, टीचर का काम ही यही होता है, टीचर का मेंटरशिप का काम ही यही होता है। तो आप ये कभी हिचकिचाएं नहीं कि हमें टीचर के पास पहुंच गए तो कुछ बुरा मानने वाला, उसका काम ही बेटा यही है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिकवरी मैकेनिज्म। बेटा इसका मतलब ये है कि जब स्टूडेंट से कुछ कमियां हो जाती हैं, उसके मार्क्स कम आ रहे होते हैं, तो उसको ये पता ही नहीं होता है इसको मैं रिकवर कैसे करूं। तो एक रिकवरी मैकेनिज्म जानना बहुत जरूरी है। उसके पास क्या रिकवरी मैकेनिज्म है, सिस्टम के पास एक क्या रिकवरी मैकेनिज्म है। कोई बैकलॉग बन गया या मार्क्स कम आ रहे हैं, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो उसके लिए रिकवरी कैसे करें। तो स्टूडेंट्स को समटाइम्स से पता ही नहीं होता है कि मैं कैसे आगे बढ़ूं। इनफैक्ट ये उसकी गलती नहीं है। इसीलिए एलन सिस्टम में फ्रॉम टाइम टू टाइम हम इस बारे में बोलते रहते हैं कि हाउ यू कैन रिकवर योर बैकलॉग्स, किस तरह से आप रिकवरी कर सकते हो, मार्क्स कम आ रहे हैं सो आप कैसे बढ़ा सकते हो। दिस मेंटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज एट द एंड ये जो जेई है ना, इट्स अ मेंटल थिंग। ये सिर्फ एटीट्यूड से और विल पावर से क्रैक होता है। बेटा मैं ऐसे बहुत सारे ऑल इंडिया रैंक 1 को जानता हूं जो कि क्लास 10th लेवल तक एनटीएससी स्कॉलर भी नहीं थे, वो कभी भी क्लास में फर्स्ट नहीं आए, बट उनकी एक ट्रांसफॉर्मेशनल स्टोरी थी। 11th में आने के बाद उन्होंने प्रॉपर मेथड से पढ़ाई करना शुरू किया, अपने ऊपर बिलीव करना शुरू किया और AR1 उन्होंने लिया। एक इमीडिएटली जो मुझे नाम ध्यान आ रहा है, अमन बंसल, उसने खुद इस बात को एडमिट किया कि वो कभी भी एनटीएससी स्कॉलर भी नहीं रहा। तो बेटा बहुत बार चैंपियन क्लास 10th लेवल तक होने की जरूरत नहीं होती है। इनफैक्ट आपके अंदर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। इनफैक्ट हमारा जो आज का सेशन है, ये वन ऑफ द सेशंस है जिसमें आपसे मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ। ये वन ऑफ द सेशंस है। इसके बाद मैं आपसे एक लाइव इंटरेक्टिव सेशन भी करूंगा जिसमें आपके क्वेश्चंस का मैं आंसर करूंगा। तो इस तरह से ग्रेजुअली हम एक बहुत अर्ली स्टेज पर, एक बहुत ही अर्ली स्टेज पर इस जेई की जर्नी में हम आ चुके हैं, बहुत अर्ली स्टेज पर। तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि जो स्टूडेंट्स, दूसरे स्टूडेंट्स गलतियां कर रहे होते हैं वो आपको पहले से पता चल रही है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तो मेरा जो वी नेक्स्ट सेशन प्लान होगा, इनफैक्ट मैं कोशिश करूंगा कि विद इन 1 वीक मैं एक इंटरेक्टिव सेशन प्लान करूं जहां पे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे होंगे डायरेक्टली, उनको मैं सिर्फ आंसर कर रहा हूँ। तो अपने क्वेश्चंस बेटा रेडी करना, रखना। नेक्स्ट वीक मैं फिर से आऊँगा उस सेशन को लेकर के। तो बहुत बार स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है कि व्हाट कैन बी द रिकवरी मैकेनिज्म। कोई गलती हो गई, कोई चीज़ छूट गया तो कैसे उसको रिकवर करें। बेटा ये बातों को लिख लो, क्योंकि जब ये दिमाग में रहता है ना, दे कैन बी रिकवरी, तो आप रिकवर कर सकते हो। इनफैक्ट इट इज पार्ट ऑफ क्योर टू विश टू बी क्योर्ड। तो इसके मन में होता है नहीं मुझे रिकवरी करनी, वो रिकवरी कर सकता है, वो डेफिनेटली रिकवरी मैकेनिज्म भी ढूंढ सकता है। लैक ऑफ अवेयरनेस मैंने इंक्लूड कर दिया, इसके बारे में बात हो चुकी है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लैक ऑफ डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। लैक ऑफ डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। बेटा बहुत सारे बच्चे जब क्लास 11 में जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो सिर्फ इसलिए स्टार्ट कर रहे होते हैं कि उसे 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। एवरीबडी इज डूइंग दैट, इसलिए मैं इसको कर रहा हूं। तो देयर इज लैक ऑफ डेफिनेटनेस। उनको पता ही नहीं होता है कि वो क्या करने आ रहे, पर्पस नहीं होता उनके पास। बेटा एक बहुत छोटी सी बात तो बताऊं, तुम लोगों ने केरला मॉरिन का नाम सुना होगा, यस और नो बोलो भाई। केरला मॉरिन को जानते हो? केरला मॉरिन, पीवी सिंधु, डू यू नो केरला मॉरिन, पीवी सिंधु,
2016 Brazil Olympics, PV Sindhu won silver. Carola Morin was gold medalist. 2016 में कैरला मॉरिन ने गोल्ड मेडल जीता था पीवी सिंधु को हरा करके, बट कैरला मॉरिन 2012 लंदन ओलंपिक्स में भी गई थी, वहां पे वो फर्स्ट राउंड में ही एलिमिनेट हो गई थी। फर्स्ट राउंड में उसका एलिमिनेशन हो गया था। आफ्टर बीइंग एलिमिनेटेड इन फर्स्ट राउंड, शी गॉट अ टैटू ऑफ ओलंपिक रिंग्स ऑन अ फोरआर्म। उसने एक ओलंपिक रिंग्स का टैटू बनवा लिया, ठीक है ना, सो दैट every time she sees that tattoo, it reminds her of the definiteness of purpose. उसको जब भी टैटू दिखाई पड़ेगा उसको पता चल जाएगा कि मेरा टारगेट क्या है, एम क्या है। तो बेटा आज ही तुम लोगों को ना एक टैटू बना देना है अपने हार्ट पर कि व्हाट इज योर एम, आगे तुम क्या एम कर रहे हो। ये काम करोगे भाई? यस नो कर दो मेरे को। विल यू डू इट? आज टैटू बनाओगे अपने हार्ट पे, व्हाट इज पर्पस, आगे तुम नेक्स्ट 2 years में क्या करने वाले हो। बेटा हार जीत जो होती है ना, वो सिर्फ एक डिसीजन से होती है कि मुझे लड़ना है, फाइट करना है। इनफैक्ट ये डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस आपके अंदर होनी चाहिए। जैसे ही आ जाएगी तुम्हारी विक्ट्री का बड़ा पार्ट तो वैसे ही हो जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स दे लैक डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, उनको पता ही नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं, इसलिए उनकी प्लानिंग भी नहीं हो पाती। दे डू नॉट टेक इट एज अ चैलेंज, दे डू नॉट टेक इट एज अ गेम टू बी वन। वो उसको वर्ल्ड कप की तरह प्लान नहीं कर रहे होते हैं। तो बेटा आप लोगों का वर्ल्ड कप 2026 में होने वाला है। कब होने वाला है आपका वर्ल्ड कप? आपका वर्ल्ड कप कब है? आपका वर्ल्ड कप कब है बेटा? आपका वर्ल्ड कप कब है? यस, 2026 में आपका वर्ल्ड कप है। उस वर्ल्ड कप से पहले अभी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन है। ये बोर्ड एग्जामिनेशन अ काइंड ऑफ प्रीलिमिनरी है। जैसे फुटबॉल वर्ल्ड कप से पहले टीम सेलेक्ट होती है ना, एग्जैक्टली वैसे ही मान लो कि ये जो अभी आपके सामने क्लास 10 का बोर्ड एग्जामिनेशन है वाला, इससे प्रीलिमिनरी। बेटा आज तुम एक और बात का टैटू बनाओगे कि जो क्लास 10th में रिमेनिंग टाइम है उसको भी तुम इतने अच्छे किस देने वाले हो कि तुम्हारा बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स हैं। तुम पहला टारगेट ही बना लो, तुम अभी कैसे जीत सकते हो, तुम अभी ऐसा क्या कर सकते हो जिससे कि तुम्हारा 2026 का जो वर्ल्ड कप है वो स्ट्रांग हो जाए। तो बेटा तुमने देखा होगा ना कि जब वर्ल्ड कप होता है तो उसके पहले अंडर 19 की टीम्स खेलती हैं, यंग टीम्स खेलती हैं, वो वर्ल्ड कप लाती हैं। उन्हीं में से कुछ प्लेयर्स ग्रेजुएट करते हैं टू सीनियर लेवल और फिर वर्ल्ड कप जीतते हैं। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, विराट कोहली, युवराज सिंह, दे ऑल प्लेड अंडर 19 से, उसका उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता। तो बेटा ये सोच लो तुम्हारा अंडर 19 जो है ना, जो वर्ल्ड कप, वो तुम्हारा ये बोर्ड एग्जामिनेशन है, इसको तुम फोड़ने वाले हो। तो तुम में से कितने लोगों के लिए ये जो क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन है, दिस इज गोइंग टू बी देयर अंडर 19 टाइप्स ऑफ वर्ल्ड कप, जिसमें तुम वर्ल्ड कप लाने वाले हो। पहला वर्ल्ड कप तो तुम्हें अभी लेना है। तो इसके लिए बेटा यस कर दो एक बार, एकदम मनपसंद परसेंटेज सोचो कि ये परसेंटेज मेरे को लॉक करनी है, किसी भी कीमत तुम मेरे को ये परसेंटेज लॉक करनी है। डन? बेटा सबका आना चाहिए, सबका आना चाहिए, सारे बच्चों का आना चाहिए। बेटा मैक्सिमम ये सोचो कि अभी ये वर्ल्ड कप जीतना है मेरे को। मैं नेक्स्ट वीक फिर तुमसे मिलने वाला हूं, फिर तुमसे पूछूंगा यही बात कि तुमने अपने हार्ट पे टैटू बनाया कि नहीं बनाया। मैं फिर से पूछूंगा तुमसे। वेरी गुड, बहुत शानदार, मेरे पास आंसर्स आ रहे हैं। ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को? बेटा पर्पस होना चाहिए, सेंस ऑफ पर्पस, अचीवमेंट का सेंस होना चाहिए। इनफैक्ट विल टू विन इज मोर इंपॉर्टेंट देन टैलेंट। मैंने अपनी इंटायर टीचिंग करियर में ये रियलाइज किया कि ऐसे बहुत सारे बच्चे थे हु आर वेरी टैलेंटेड, बट उनकी उतनी टॉप रैंक्स नहीं आई। जो स्टूडेंट्स कंसिस्टेंट थे, हार्ड वर्कर थे, उनकी टॉप रैंक्स आई। तो बेटा रैंक्स लाने के लिए अभी एक राइट टाइम है, अभी तुम कुछ भी कर सकते हो। अभी ये मत सोचो कि मैं कमजोर हूं, वीक। वीक क्यों हो तुम? कोई स्टूडेंट कहता है ना वीक हूं, बेटा बहुत ध्यान से तुम सोचोगे तो तुम वीक इसलिए हो क्योंकि उस सब्जेक्ट को तुमने इग्नोर किया है। अभी बेटा मैं तुम्हें 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं,
वो 30 सेकेंड्स में तुम्हारी जो भी वीकनेस है, फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट को लगता है मेरा फिजिक्स वीक है, किसी को लगता है मेरा केमिस्ट्री वीक है, मतलब साइंस का एक पार्ट कोई वीक है, सोच के देखना कि वो वीक क्यों है। क्या तो उसको तुम पढ़ते हो, क्या तुम उसको उतना ही पढ़ते हो जो अपने फेवरेट सब्जेक्ट को पढ़ते हो। सपोज किसी का मैथमेटिक्स फेवरेट है तो उसको तुम जितना टाइम देते हो, क्या वीक सब्जेक्ट को उतना ही टाइम देते हो? क्या पेपर जब होता है तो क्या सबसे पहले उसी को, उसके लिए तुम इंथुजियास्टिक रहते हो? क्या वीक सब्जेक्ट वीक इसलिए होता है बिकॉज तुमने इस पर अटेंशन नहीं दी। बट अटेंशन दोगे तो कोई भी सब्जेक्ट वीक रहेगा ही नहीं, सारे सब्जेक्ट इक्वल फुटिंग पे आ जाएंगे। और यही मूल मंत्र होता है कॉम्पिटिशन्स का, यही मूल मंत्र होता है जेई का। जेई में किसी साल मैथमेटिक्स स्ट्रांग आता है, किसी साल फिजिक्स स्ट्रांग आता है, किसी साल केमिस्ट्री स्ट्रांग होता है, तो वहां पर वेरिएशंस होते हैं। तो बेटा कोई भी सब्जेक्ट वीक नहीं होना चाहिए। वीक सोच के देखो, मैं इस बात को ध्यान से सोचो कि वीक क्यों था, क्योंकि तुमने इसको अटेंशन नहीं दिया। मैं इस बात पे यस नो कर दो अगर यू फील कि आई एम सेइंग राइट। वीक क्यों है उसको सोचो, सब्जेक्ट के बारे में। उसको पढ़ते हो क्या तुम, ड्यू टाइम देते हो क्या तुम, बताइए। क्या आप उसको प्रॉपर टाइम देते हो जिसको तुम वीक बोलते हो? क्या उसको तुम प्रॉपर अटेंशन देते हो, या उसको सोचते हो चल वीक है कोई बात नहीं, वीक ही रहने दो यार, दूसरे स्ट्रांग को स्ट्रांग करते हैं अभी। क्या वीक को उतने ही मन ला के पढ़ते हो जो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट उतना ही मन ला के पढ़ते हो? बेटा नहीं करते हो। तो इसलिए देयर इज नथिंग लाइक वीक एंड स्ट्रांग। बेटा एक सवाल मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन तुम लोग से मैं पूछ रहा हूं। डू यू वांट टू बी फिश ऑफ shallow waters or do you want to be shark of ocean? Do you want to be fish of shallow waters or you want to be shark of ocean? क्या बनना है बेटा तुम्हारे को? What do you want? हाँ तो बेटा सिंपल सी बात है ना। अब तुम सोच सकते हो कि फिश ऑफ शैलो वाटर्स का क्या मतलब है एंड शार्क ऑफ ओशन का क्या मतलब है। Does shark care for waves, high tides? नहीं, उसके लिए समुंदर उसके लिए फेवरेट प्लेस है। हाई टाइड्स हो, लो टाइड्स हो, कुछ भी हो, कैसा भी तूफान हो, शार्क इज शार्क। तो बेटा ऐसे ही बनना है तुम्हारे को, शार्क इज शार्क। ठीक है। नेक्स्ट बेटा मैं इस बात पे फोकस करने आ रहा हूं कि अब आप क्लास 10th में ऐसा क्या कर सकते हो जिससे कि आपकी जो आगे की जर्नी है वो स्ट्रेंथन हो जाए। आप अभी ऐसा क्या कर सकते हो? ठीक है। प्रिपेयर एवरी चैप्टर, एवरी टॉपिक एंड एवरी सब्जेक्ट वेल। बेटा अभी मैंने तुम्हें एक मैसेज दिया, आपके लिए वीक स्ट्रांग से कोई मतलब नहीं है। हर सब्जेक्ट, हर एक चीज तुम्हें प्रिपेयर करनी है। तुम्हारे लिए मैं एक मेन टारगेट दे रहा हूं, तुम्हें आज से मैं एक टास्क दे रहा हूं। अच्छा ये बताओ, तुम में से कितने लोग ऐसे हो जिन्होंने अपनी सारी टेक्स्ट बुक, पूरी टेक्स्ट बुक पढ़ डाली है, सारे सब्जेक्ट की सारी टेक्स्ट बुक पढ़ डाली है? तुम्हें झूठ मत बोलना बेटा मेरे से, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि मैं तुमसे तुम्हारे सामने बार बार आता रहूँगा, मुझसे झूठ नहीं बोलना है, एकदम सच बोलना है। तुम्हें से कितने लोग ऐसे हो जिन्होंने सारी अपनी चैप्टर सब पढ़ ली, बुक से एकदम वन बाई पूरा पढ़ लिया है? कितने लोग पूरी बुक पढ़ चुके हो? इवन इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपके सब्जेक्ट्स है, ऑल सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं। तुम्हें से कितने लोग हो सारा हर लाइन पढ़ते हो एंड यू सॉल्व एवरी एक्सरसाइज, यू सॉल्व एवरी एक्सरसाइज। हाँ तो बेटा पहला टास्क मैं तुम्हें दे रहा हूं कि सबसे पहले सिलेबस को 100% कवर करना सीखो। अगर तुम्हें टॉप रैंक्स में आना है, जो कि तुम आ सकते हो, अ लॉट ऑफ टाइम रिमेन्स, अ लॉट ऑफ टाइम रिमेन्स, तुम्हारे को 100% सिलेबस कवर करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। वो तुम्हें अभी से स्टार्ट करनी है, क्लास 10 से ही स्टार्ट करनी है। तुम ये सोच के चलो कि तुम हर एक सब्जेक्ट का हर एक पेज, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके जाओगे, वेदर इट इज आस्क्ड और नॉट। मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि दिस क्लास 10 बोर्ड इज अनदर वर्ल्ड कप फॉर यू, वर्ल्ड कप बिफोर वर्ल्ड कप। ठीक है ना? ये अंडर 19 वर्ल्ड कप है, उसका मेन सी वर्ल्ड कप तुम्हें खेलने आना है। तो बेटा चैंपियन तभी बनोगे ना जब तुम क्लास 10 में रहते हुए इस टाइम की सारी चीजों को हम सेटल कर दोगे। होपफुली माई मैसेज इज अक्रॉस टू यू। बेटा दो तरह के एग्जामिनेशन होते हैं जेई में, एक होता है जेई मेन और एक होता है जेई एडवांस। जो जेई मेन होता है उसमें मेरिट बहुत हाई होती है, बिकॉज में क्वेश्चंस का लेवल लो होता है। तो जब क्वेश्चंस का लेवल लो होगा तो नेचुरल सी बात है मेरिट हाई जाएगी।
इनफैक्ट जेई मेन में रैंक्स उनकी आती है इनका 100% सिलेबस कवर होता है, हम कहीं से भी क्वेश्चन पूछना वो सॉल्व कर सकता है। तो जेई मेन में उनकी 99% से ऊपर आती है जो अपना पूरा सिलेबस कवर करके आते हैं। बट जेई एडवांस क्या होता है, उसमें जो डेप्थ में क्वेश्चंस आते हैं, जे एडवांस में क्वेश्चंस का जो पैटर्न होता है वो चेंजिंग होता है, उसमें सिंगल करेक्ट भी होता है, मल्टीपल करेक्ट होता है, इंटीरियर फिलिंग टाइप होता है, मैच द कॉलम होता है, कॉम्प्रिहेंशन होता है। इनफैक्ट मल्टीपल आंसर जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। दैट मीन्स अगर उनका आंसर ए बी सी है और आपने सिर्फ ए और बी फिलअप किया है और वो करेक्ट भी है तो यू विल गेट अ नेगेटिव मार्क, क्योंकि आपने सारे ऑप्शंस करेक्ट मार्क नहीं किए थे। तो बेटा वो टफ होता है बाई पैटर्न ऑल्सो एंड बाई द लेवल ऑफ सब्जेक्ट ऑल्सो। तो इसलिए आपको दो तरीके से प्रिपरेशन करनी होती है। नंबर वन, all the syllabus, all the chapters covered, that is JEE main. Number two, depth in numerical solving, analytical skill is strong, वो होता है JEE advance। तो बेटा दोनों तरह के अभी मैंने तुमसे पूछा ना, डू यू वांट टू बी फिश ऑफ शैलो वाटर्स और यू वांट टू बी शार्क ऑफ ओशन, इसका यही मतलब है। तो आप शार्क ऑफ ओशंस बन सकते हो। इनफैक्ट अभी जो मैंने आज से बहुत सारी आपसे बातें करी हैं, इनको अगर आप फॉलो करोगे ना तो ऐसा कुछ भी नहीं जो आप अचीव नहीं कर पाओ। एवरीथिंग इज अचीवेबल, ये सारा तुम अचीव कर सकते हो बेटा। ठीक है, तो आपको मैंने पहला टास्क दिया कि आप क्लास 10 में रहते हुए टेक इट एज अ वर्ल्ड कप। बेटा तुम में से कौन से लोग यार एकदम बिल्कुल मेरे को कमिटमेंट कर रहे हो कि सर आज मैंने सुन लिया है एंड आई कमिट माई सेल्फ कि मैं तो अपनी जैसे पूरी शक्ति लगा दूंगा। प्लीज़ मेरे को कमिटमेंट दो कि सर मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ और आज के बाद से आज ही मैं अपने मम्मी पापा के पास जाऊँगा और उनको बताऊँगा कि मम्मी पापा बहुत हो चुका, अब मैंने बहुत मजे मार लिए, अब आई एम सीरियस, आई एम गोइंग टू बी सीरियस, आई विल बी कमिटेड। अब देखो मैं क्या करता हूँ। और ये वर्ल्ड कप बेटा अपने मम्मी पापा के नाम कर दो, पहला वर्ल्ड कप। इसमें सक्सेस मिलेगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो तुम आगे जेई भी फोड़ दोगे। जेई में कुछ नहीं है बेटा, जस्ट गिव मी अ थम्स अप। कमिटमेंट करो बेटा, कमिटमेंट करो, जस्ट गिव मी अ कमिटमेंट, कमिट करो बेटा। एक टैटू बनाओ कि मेरा पहला वर्ल्ड कप मुझे मिलने वाला है। ठीक है, तो प्रिपेयर एवरी चैप्टर, एवरी टॉपिक एंड एवरी सब्जेक्ट वेल। टेक योर बोर्ड एग्जामिनेशन एज एन इंटरमीडिएट टारगेट। बेटा बोर्ड एग्जामिनेशन को ये सोचो कि मेरा एक इंटरमीडिएट टारगेट है। बेटा एक बात ध्यान रखना, बहुत सारे लोग कहते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के जो मार्क्स होते हैं वो इरेलीवेंट होते हैं, उसका कोई मकसद नहीं होता है। बेटा ऐसा नहीं है। जब लॉन्ग रन में कोई आपकी कंसिस्टेंसी चेक कर रहा होता है कि आप हर बार कंसिस्टेंट थे कि नहीं थे, तो वो आपके बोर्ड के मार्क्स जरूर देखता है। बेटा एक चीज ध्यान रखना, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलने आ रहा हूं रिगार्डिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, मार्क्स ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली आ रही है। बेटा एक बात ध्यान रखना कि जब कोई बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है ना, बहुत इंटरेस्टिंग टास्क होता है, तो कोई भी कमिटमेंट दिखा देता है। किसी के मन में भावना आती है कि मैं उसको बहुत अच्छे से करूंगा, बट जिस वक्त एक रूटीन वर्क होता है ना, एक नॉर्मल वर्क होता है, उस वक्त जो कमिटेड होता है वो चैंपियन होता है। इनफैक्ट चैंपियन को इससे मतलब नहीं होता है कि मुझे एंजॉयमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसको उससे कोई मतलब नहीं होता है। उसको इससे मतलब होता है कि इफ टास्क इज एट हैंड, आई विल बी विनर, आई विल बी चैंपियन। सब्जेक्ट ईजी हो, टफ हो, मॉडरेट हो, इंजॉयबल हो, नॉन इंजॉयबल, आई डोंट केयर, मेरा हर उसमें परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। बेटा तुम विराट कोहली बन गए, ठीक है ना, कोई बेकार बॉलर है तो तुम रिफ्यूज कर दो, नहीं नहीं मैं नहीं खेलूंगा, बेकार बॉलर है यार, मजा नहीं आ रहा उसको खेलने में, ऐसा करोगे तुम। कोई वीक टीम आ जाएगी, कहोगे नहीं नहीं मैं तो नहीं खेलता उससे, और फिर बेटा क्या होगा, जैसे तुमने देखा था ना कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया था, छोटी टीम बड़ी टीम को हरा देती है। तो ऐसा करोगे तुम कि तुम कहोगे नहीं वीक टीम है यार, वीक टीम को नहीं खेलता यार, मैं नहीं खेलता। कैन वी विन वर्ल्ड कप? यस नो करो बेटा, यस नो करना है तुम्हारे को, नहीं कर सकते। तो बेटा तुम्हें इससे मतलब नहीं होता है कुछ इजी हो, टफ हो, इंजॉयबल हो, जिससे मतलब नहीं है। तुम्हारा कमिटमेंट है कि तुम्हें 100% करना है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जामिनेशन को एक इंटरमीडिएट टारगेट तरह लेना है। इनफैक्ट बोर्ड एग्जामिनेशन को आप रूटीन नहीं समझें, इसके जो मार्क्स हैं वो कंसिस्टेंसी में काउंट होते हैं। इनफैक्ट इसमें अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे तो वो शो करता है कि अगर आपके पास कोई रेगुलर रूटीन वर्क आया तो भी आप एक्सीलेंस शो करोगे, ये आपकी एक्सीलेंस दिखाता है। चलो बेटा एक सवाल और पूछता हूँ, तो बड़ा सिंपल बड़ा इजी क्वेश्चन है। ये तो कि कैलकाटा का जो कोलकाता का जो हावड़ा ब्रिज है वो कैसा स्ट्रक्चर है? बहुत सारे गर्डर से बना हुआ है,
इससे रिवेटेड स्ट्रक्चर, रिवेट्स जो होते हैं ना वो दो गर्डर्स को ज्वाइन करने का एलिमेंट होता है, इससे रिवेटेड स्ट्रक्चर। आप सोचो इतना बड़ा स्ट्रक्चर, उसमें कितने रिवेट्स लगे होंगे। रिवेट्स शायद तुम समझ रहे होगे, जो प्रेशर कुकर का हैंडल होता है ना, तो वो रिवेट से जुड़ा होता है। कभी देखना रिवेट्स लगे होते हैं, जहां भी हैंडल में जुड़े होते हैं वहां पे छोटे दो रिवेट्स टाइप के जुड़े होते हैं, उसको रिवेट बोलते हैं। कनेक्टिंग एलिमेंट होता है रिवेट, सर्च कर लेना रिवेट, REVET, रिवेट। इससे रिवेटेड स्ट्रक्चर, तो गर्डर्स को जोड़ने के लिए रिवेट्स लगाए जाते हैं। तुम रफली टॉकिंग नट एंड बोल्ट समझ लो, ठीक है ना, ऑल्दो नट एंड बोल्ट्स नहीं होते, इस सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, कनेक्टिंग एलिमेंट होता है। तो बेटा जो हावड़ा ब्रिज है उसमें कितने सारे रिवेट्स होंगे, और जो इंजीनियर्स उसको फिट कर रहे थे वो आधे फिट करने के बाद बोलते हैं मैं तो बोर हो गया भाई, मैं बोर हो गया यार, कितने रिवेट्स फिट करूंगा, मैं तो बोर हो गया। तो अगर वो ऐसा बोल देते तो क्या इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा होता क्या? इतनी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी होती हैं, इंजीनियर्स बोलते मैं तो बोर हो गया, बहुत काम हो गया, बहुत बोर हो रहा मैं। क्या काम हो पाएगा? क्या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो पाएगा? क्या एडिसन 1000 एक्सपेरिमेंट्स कर पाता अगर वो बोर रहता तो? क्या एडिसन 1000 एक्सपेरिमेंट्स कर सकता था अगर वो बोर रहता? आंसर मी यस और नो। तो बेटा रूटीन वर्क उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कि रेगुलर वर्क होता है। आप लोगों को असाइनमेंट्स और इनफैक्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स इसीलिए दिए जाते हैं बिकॉज दे आर रूटीन वर्क, सो दैट आप एक एवरेज वर्क में भी एक्सलेंस शो करो, आपके अंदर एक्सलेंस डेवलप हो जाए, इसीलिए आपको रूटीन वर्क्स दिए जाते हैं। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग वर्क तो कोई भी कर सकता है, बट रूटीन वर्क को जब इंटरेस्ट से करे, दैट पर्सन इज एक्सलेंट पर्सन, उसी को एक्सलेंस बोलते हैं। तो बेटा आज के बाद से तुम मेरे कमिटमेंट कर रहे हो ना कि अगर कोई तुम्हारे को टास्क दिया जाएगा तो तुम इस बात में नहीं आओगे कि तुम इसमें इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुम ये शो करोगे कि यू आर कमिटेड पर्सन एंड यू विल शो योर एक्सीलेंस, यू विल शो योर एक्सीलेंस। बोलो यस सर। बट हम ऐसे ही पढ़ाते हैं हम लोग। अभी से अगर तुम्हारे अंदर एक्सीलेंस की हैबिट इंट्रोड्यूस नहीं होगी तो आगे भी नहीं आएगी। आप इस वक्त उस एज में हो जिसमें कि सबसे ज्यादा लर्निंग होती है। बेटा ये बताओ कि तुम पार्क में जो सूट होता है ना, इससे फिसलते हैं, तो इस पे शुरू में तो जब तुम छोटे बच्चे थे तुम ऊपर से नीचे फिसलते थे, ठीक है, पर 4-5 दिन बाद तुम्हें समझ में आ गया तो बहुत बोरिंग एक्सरसाइज है। फिर तुमने क्या करना शुरू किया? यू शोड योर एंटरप्राइजिंग स्पिरिट। तुम में से ऐसे कितने लोग थे जो कि ऊपर से नीचे फिसलने के बजाय नीचे से ऊपर चढ़ना शुरू कर देते थे? जरा यस नो करना यार। पार्क में आते हो तुम में से कितने लोग ऐसे हो जो कि सूट पे नीचे से ऊपर चलना शुरू कर देते हो? कितने लोग किए हो यार? यस सर बताओ यार। हाँ तो क्यों किया तुमने? बिकॉज देयर इज एन एंटरप्राइजिंग स्पिरिट बिल्ड इन यू। तुम्हारे अंदर एक एंटरप्राइजिंग स्पिरिट है, उसकी वजह से तुमने एक काम किया था, तुमने इसलिए काम किया था। तो आई एम चैलेंजिंग दैट एंटरप्राइजिंग स्पिरिट कि बेटा तुम जिस एज में हो, इस एज में तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो अगर तुमने फोकस कर लिया, अगर तुम्हारे दिमाग में आ गया, अगर तुमने अपने ब्रेन को ट्रेन कर लिया टू डू एक्सलेंट थिंग्स, तो तुम कर ले आओगे। तो आज के बाद से बेटा एक कमिटमेंट करना है कि बोरिंग, आई एम गेटिंग बोर्ड, ये स्टेटमेंट अपनी लाइफ से निकाल के बाहर कर देना है। बेटा तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते अगर टीचर बोर हो गया तो क्या करोगे? कैसा फील करोगे? उसको तो एक्सलेंस शो करनी होती है ना। इसलिए रिमूव दिस वर्ड फ्रॉम योर लाइफ कि आई एम बोर्ड। इसको बेटा कमिटमेंट करो। यस सर, यस सर बोलो। यस सर बोलो कि यस सर आई एम बोर्ड। ये कभी बोलना भी नहीं है, कभी सोचना भी नहीं है। रूटीन वर्क को भी उतने ही मनोयोग से करना है जैसे कि आप नॉर्मल वर्क को करते हो। डेवलप स्ट्रॉन्ग रीडिंग हैबिट्स। बेटा इसका तो कोई भी ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। बेटा जितने भी स्लाइड्स लगे हुए ना, इन सबको नोट्स की तरह तुम्हारे को रखना है। इसमें से हर एक बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस का वर्ड है। डेवलप स्ट्रॉन्ग रीडिंग हैबिट्स। स्ट्रॉन्ग रीडिंग हैबिट्स बेटा इसलिए चाहिए, बहुत ही पावरफुल रीडिंग हैबिट्स बेटा इसलिए चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को जब टीचर क्लास में क्वेश्चंस कराता है तो हो जाते हैं, वही क्वेश्चन जब एग्जामिनेशन हॉल में आता है तो नहीं होता है। घर पे सवाल हो जाता है, एग्जामिनेशन हॉल में नहीं होता है। ऐसा है किसी के साथ क्या? घर पे सवाल हो गया, क्वेश्चंस घर पे हो रहे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में नहीं हो रहे, वही माइंड ब्लैंक हो गया। ऐसा होता है क्या?
कितने लोगों का ऐसा होता है? बेटा जब टीचर पढ़ा रहा होता है ना, तो उसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल सी होती है, बहुत सिंपल लैंग्वेज होती है जो एक बार में समझ में आती है, सिंपल लैंग्वेज। बट एग्जामिनेशन हॉल में जो लैंग्वेज होती है वो टेक्स्ट लैंग्वेज होती है, वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट होता है। तो इन द एब्सेंस ऑफ रीडिंग हैबिट ऑफ स्टैंडर्ड टेक्स्ट की हैबिट ही नहीं होती है, ये वजह से स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में वन टाइम में वो क्वेश्चन समझ ही नहीं पाता है, और वही क्वेश्चन जब उसको समझ में आता है तो कर देता है। तो इनफैक्ट यहाँ पे लैक ऑफ कैपेबिलिटी नहीं है, इनफैक्ट लैक ऑफ एप्लीकेशन हो गया। उसके अंदर स्ट्रॉन्ग रीडिंग हैबिट्स ही नहीं थे। इनफैक्ट किसी चीज को रीड आउट करने का उसको आप तुरंत समझ जाओ, ये हैबिट ही नहीं थी। इनफैक्ट आपके जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होते हैं उनका पर्पज यही होता है। इसलिए मैंने आपसे कहा ना कि आप हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, जो भी आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट आपके पास हो, उसको आपको बहुत ही फोकस करना है। क्यों? क्योंकि वो आपकी एनालिटिकल स्किल डेवलप कर रहा है, आपकी रीडिंग हैबिट्स डेवलप कर रहा है। तो बेटा इसको आप कहीं से भी अंडरमाइन नहीं कर सकते। स्ट्रॉन्ग रीडिंग हैबिट एब्सोल्युटली मैंडेटरी है। डेवलप टाइम मैनेजमेंट एंड मेंटेन अ रिगरस स्टडी शेड्यूल विद एंटरटेनमेंट। बेटा लास्ट मैंने एंटरटेनमेंट लिख दिया है। डेवलप टाइम मैनेजमेंट एंड मेंटेन रिगरस स्टडी शेड्यूल विद एंटरटेनमेंट। तो बेटा अब वो टाइम आ चुका है जब आपको अपने करियर को स्टार्ट करना है। आपका प्रोफेशनल करियर अब स्टार्ट होने वाला है, एंड यू आर फॉर्चुनेट एनफ कि आपके पास पहले से ही एक अपॉर्चुनिटी आ गई है, पहले से आपको किसी ने पहले से एडवांस में एक वार्निंग दे दी है कि आपको अर्ली अभी स्टार्ट करना है। अब अर्ली स्टार्ट करना है, तुम इससे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ऑलरेडी जेई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने जेई की प्रिपरेशन के बारे में भी सोचा भी नहीं, स्टार्ट भी नहीं किया। हाँ, थॉट ये है कि 11th में जाके करेंगे। तो बेटा जो ऑलरेडी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो वो तो एडवांस बैच को ज्वाइन कर सकते हो जो स्टार्ट होने वाले हैं। बट जो लोग बोर्ड एग्जामिनेशन पे फोकस कर रहे थे, जेई के बारे में अभी उन्होंने सोचा नहीं था, उनके लिए मैं बता दूं उनको वरीड होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप पिछड़ गए हो, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। एवरीबडी इज एट लेवल फुटिंग, सब लोग बराबरी पर हैं। तो जो लोग जेई की प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे और सीधे से बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे थे, हाउ दे कैन विन वो मैंने तुम्हें बता दिया। दे कैन विन बाय प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन वेल। आप पूरी टेक्स्ट बुक पढ़ो, बहुत ध्यान से पढ़ो, और अपने स्टडी आवर्स को मेंटेन करो। आप सोचो कि मैं एक स्टडी हैबिट डेवलप करूंगा सो दैट अगर मेरा स्कूल है किसी दिन तो एटलीस्ट मैं 5 आवर्स पढ़ूंगा, स्कूल नहीं है किसी दिन तो मैं 8 to 10 आवर्स की स्टडीज करूंगा। एक स्ट्रॉन्ग स्टडी हैबिट्स डेवलप करो। अगर तुमने यही कर लिया क्लास 10 में तो यू विल बी सक्सेसफुल। और जो बच्चे ऑलरेडी जेई की प्रिपरेशन कर रहे थे वो अर्ली एडवांस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, उनमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट जो बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन के प्योरली कर रहे थे वो बोर्ड एग्जामिनेशन पे फोकस करें और उसको ही और स्ट्रॉन्गर करें। इनफैक्ट टेक्स्ट बुक वाली बात बेटा भूलना नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये बेटा एक सिंपल सी बात दिमाग में मेरी आई कि व्हाट हैपेंस कि जो आप सिर्फ सोचते हो, ठीक है ना, थॉट सबके पास आती हैं, सबके पास थॉट आती है। हर बच्चा इंटेलिजेंट होता है बेटा, बिलीव मी, हर बच्चा इंटेलिजेंट होता है। वो अपनी एनर्जीज जिधर फोकस कर देता है उधर का चैंपियन बन जाता है। बट तुम अगर अपनी एनर्जीज को फोकस ही नहीं करोगे, उसको रैंडम रखोगे, तो चैंपियन बन ही नहीं सकते ना। तो इसलिए तुम्हें अपनी एनर्जीज को फोकस करना सीखना पड़ेगा। तो थिंकिंग सबके पास होती है, आइडिया सबके पास आते हैं, बट व्हाट हैपेंस जब उसको आप राइटिंग वर्क से इनफैक्ट उसको आप री इन्फोर्स कर देते हो तो जो आइडियाज होते हैं वो चैनलाइज हो जाते हैं एंड यू स्टार्ट कलेक्टिंग समथिंग। कुछ आपके पास कलेक्ट होना शुरू होता है, यू स्टार्ट कलेक्टिंग समथिंग, तुम्हें कुछ मिलना शुरू होता है, कुछ आउटकम आना शुरू करता है। अदरवाइज इट गेट्स वेस्टेड। जस्ट थिंकिंग का ये होता है, आप कितनी भी थिंकिंग कर लो उससे इट गेट्स वेस्टेड। बट जब आप राइटिंग वर्क करते हो तो चैनलाइज हो जाता है। बेटा यहाँ पे तुम्हें ये इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की गई है कि थोड़ा सा फोकस रहोगे यू कैन अचीव एनीथिंग। हाउ यू कैन गेट मैक्सिमम from your current class 10th, develop a proper habit of studying, learn to concentrate for long hours। मैंने आपसे बात कर ली है कि लॉन्ग आवर्स की सेटिंग बनाने की कोशिश करो अभी, और इनफैक्ट वो हैबिट आपको क्लास 11 में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी। बट आप सोच के देखो, जब क्लास 11 में पहुंचे आपको पहले से ही पता है कि मुझे क्या करना है, रूल ऑफ द गेम आपको पता है, तो आप तो आगे हो जाओगे ना, आप पहले से आगे हो जाओगे।
इनफैक्ट साइकोलॉजिकली भी आगे हो जाओगे, और क्योंकि आप हार्ड वर्क कर रहे होगे तो और उससे ऐसे आगे जाओगे। बेटा ये ध्यान रखना कि क्लास 11 में आने के बाद फर्स्ट 2-3 मंथ्स में क्या होता है ना, कि बहुत सारे स्टूडेंट डिस्पाइट हैविंग कैपेबिलिटीज बट प्रोफेशनली वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, मेंटली स्ट्रांग नहीं हो पाते, पहले से वो अलर्ट नहीं होते हैं। इनफैक्ट जब उनके मार्क्स वगैरह नहीं आते टेस्ट वगैरह में और लेवल ऑफ सब्जेक्ट हायर हो जाता है तो अपनी इनकेपेबिलिटीज मानना शुरू कर देते हैं। ये सारी चीज़ें अब तुम्हारे साथ नहीं होनी चाहिए। तुम्हें अलर्ट कर दिया गया है, तुम्हें अलर्ट कर दिया मैंने कि अगर तुम वर्क अपॉन करोगे तो कैन अचीव एनीथिंग। अब ये जो तुम्हारे पास अर्ली एडवांस वार्निंग आ गई है, दिस शुड हेल्प यू। और इनफैक्ट प्रॉमिस करो कि सर ये जो भी बात मैंने सुनी है ना, इसको मैं जाने नहीं दूंगा। इनफैक्ट आई विल बी अलर्ट, प्रोएक्टिव, प्रीएम्प्टिव, एंड आई विल क्रैक। बेटा ध्यान रखना, इट इज योर ड्रीम ऑफ जेई, इट्स योर ड्रीम ऑफ जेई, एंड इट इज यू हु हैज टू प्रोटेक्ट योर ड्रीम, इट्स यू हु हैज टू प्रोटेक्ट योर ड्रीम। बेटा जो भी इसका ड्रीम होता है ना, उसके लिए उसको ही मेहनत करनी पड़ती है, कोई दूसरा उसको करने के लिए नहीं आता है। तो आर यू अलर्ट? अभी इतनी सारी मैंने वार्निंग्स तुम्हें दी है, आर यू अलर्ट फॉर इट? इसको ध्यान रखोगे ना, ऐसा तो नहीं इसको भूल जाओगे? आर यू अलर्ट? गुड। लर्न टू कॉन्सेंट्रेट फॉर लॉन्ग आवर्स, लैक ऑफ प्रोफेशनल अप्रोच, सेंस ऑफ डेफिनेटनेस एंड पर्पस, अपनी बात हो चुकी है। इन बातों को बेटा ध्यान रखना है। अब बेटा एक मैं इंपॉर्टेंट बात पे आ रहा हूं, हाउ टू चूज ए स्ट्रीम। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये डिसीजन ले लिया होगा कि उनको जेई में प्रिपेयर करना है, बहुत सारे ने ये ले लिया होगा डिसीजन, और बहुत सारे बच्चों ने ये डिसीजन नहीं लिया होगा। वो सोच होंगे क्लास 10 बोर्ड के बाद मैं आराम से बैठ के अपने कार्ड्स को रिव्यू करूंगा। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, आप बाद में भी डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। मैं बस थोड़े से आपको इनपुट देना चाहूँगा इस विषय में, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, बट थोड़े से इनपुट देना चाहूँगा, उसको आप कंसिडरेशन में ले सकते हो। हाउ टू चूज अ स्ट्रीम। बेटा मार्क्स के बेसिस पर कभी भी स्ट्रीम मत चुनना, मार्क्स के बेसिस पे स्ट्रीम नहीं चुनना चाहिए, बिकॉज हो सकता है तुम्हारा कोई वीक सब्जेक्ट हो, बाई चांस क्वेश्चन पेपर तुम्हारे जैसा आ गया हो और जो तुम पढ़ के गो वही आ गया हो, उसमें तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आ जाए, तो मार्क्स के बेसिस पर स्ट्रीम चूज नहीं करते। इनफैक्ट स्ट्रीम चूज करते हैं अपने पैशन से, बिकॉज तुम्हारे को उसमें बहुत लंबे समय तक रहना है। इनफैक्ट एक बार तुमने स्ट्रीम चूज कर लिया तो वही तुम्हारा करियर होना है, लाइफ लॉन्ग तुम्हारे को उसी में रहना है, काफी समय तक उसमें रहना है। तो इसलिए तुम्हारे को जो स्ट्रीम की चॉइस करनी है, चॉइस ऑफ स्ट्रीम शुड बी अकॉर्डिंग टू योर पैशन। जो तुम बनना चाहते हो, जो तुम्हारा ड्रीम है, उसके हिसाब से होना चाहिए। मार्क्स किस में कुछ भी आए, इवन ऐसा हो सकता है कि तुम मैथमेटिक्स में तुम्हारे मार्क्स नहीं आए, बट हो सकता है मैथमेटिक्स तुम्हारा पैशनेट सब्जेक्ट हो, तुम्हारा पैशन मैथमेटिक्स में, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट मार्क्स नहीं है। तो मार्क्स के बेसिस पर स्ट्रीम को चूज नहीं करना है। आप क्या बनना चाहते हो, आपका क्या ड्रीम है, किसमें आपका पैशन है। इनफैक्ट हो सकता है उस पैशन को परसू करने में आपको कुछ एक्स्ट्रा माइल चलना पड़े। बेटा ये तो नॉर्मल सी चीज है ना, आप जो पाना चाहते हो उसके लिए एक्स्ट्रा माइल तो चलना ही पड़ता है ना। तो अपने पैशन से, अपने ड्रीम से डिसाइड करना है कि मुझे क्या बनना है, उसके अकॉर्डिंगली आपका स्ट्रीम चुना जाना चाहिए, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? मार्क्स पे नहीं आना है, बस इस पे एक्नॉलेज कर दो कि मार्क्स पे नहीं आना है। मार्क्स से आप नहीं चूज करते कि मुझे कौन सा स्ट्रीम चूज करना है। The choice of stream should not be based on marks obtained. The choice of stream should be based on interest. क्या आपको अच्छा लगता है उस पे जाना है, क्या आप लॉन्ग टर्म तक परसू करना चाहते हो, उससे आना है। हो सकता है आपकी मैथमेटिक्स अच्छी हो बट स्टिल आप अच्छे डॉक्टर बन सकते हो सकता है आपकी बायोलॉजी भी अच्छी हो, बट आपको अभी पता नहीं है कि मैथमेटिक्स जो क्लास 11 में आएगी क्या उसका नेचर चेंज होगा या नहीं होगा, ये आपको नहीं पता। अभी आप नहीं जानते हो कि आगे की जो मैथमेटिक्स है वो कैसी होने वाली है, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स विल चेंज इट्स नेचर। हो सकता भी आपकी मैथमेटिक्स वीक हो, बट जो आगे लेटर ऑन मैथमेटिक्स आने वाली है वो स्ट्रांग हो, बट आपको बनना इंजीनियर है। तो आप इस पर मत जाओ कि मैथमेटिक्स में डर लगता है, फोबिया है। बेटा सोचो फोबिया क्यों है? फोबिया इसलिए तुम प्रैक्टिस नहीं करते हो। जिस सब्जेक्ट तुम पढ़ते ही नहीं हो उसमें तुम्हें फोबिया हो गई, उससे तुम पीछे भागोगे ही। तो ये डिसाइड करो कि तुम्हें क्या अच्छा लगना है, कहाँ तुम रहना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंगली तुम्हारे को चूज करना चाहिए। इसके बाद बेटा एक नॉर्मल बात मैंने लिखी है, ड्रीम्स नीड टू बी सप्लीमेंटेड विद हार्ड वर्क एंड अनइक्विवोकल कमिटमेंट।
द विल टू विन एंड एन एटीट्यूड फॉर सक्सेस। इसके बारे में आपसे बहुत बात कर चुका हूं कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा, एटीट्यूड होना चाहिए। बेटा विनिंग एटीट्यूड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। विनिंग एटीट्यूड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई डू नॉट नो वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन क्रिकेट और नॉट, बट अगर तुम्हें याद हो कुछ दिन पहले मैक्सवेल ने अफगानिस्तान के अगेंस्ट एक ऐसी पारी खेली थी जिसमें उसने 200 रन्स बनाए थे, तो अगर उसके पास एटीट्यूड नहीं होता बेटा तो वो चैंपियन नहीं होता। दैट चेंज एवरीथिंग। इसी तरीके से वर्ल्ड कप फाइनल में तुमने देखा होगा ट्रेविस हेड ने कैसे एक ब्रिलियंट इनिंग्स खेली। सेम थिंग गोज विद चैंपियंस। चैंपियंस जो होते हैं ना उनका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग माइंड के होते हैं वो। तो बेटा कुछ भी किया जा सकता है, ध्यान रखना, कुछ भी किया जा सकता है। इनफैक्ट यही जो मेंटल स्ट्रेंथ होती है ना, जीत उससे होती है, मेंटल स्ट्रेंथ से होती है। ठीक है ना? डू यू वांट टू बी ए चैंपियन? सीधा सवाल है बेटा, डू यू वांट टू बी चैंपियन? कमिटमेंट, कमिटमेंट। कुछ दिन पहले मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें पीवी सिंधु के जो कोच थे मिस्टर गोपी, वो बता रहे थे कि 9 months बिफोर द ओलंपिक्स उन्होंने पीवी सिंधु का जो मोबाइल था उसको उन्होंने उससे छीन लिया था। उसको अलाउ ही नहीं किया, 9 months उसका मोबाइल अलाउ ही नहीं किया, सो दैट वो प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रखे। तो बेटा इस तरह के कमिटमेंट्स करने होते हैं। जो नेक्स्ट 2 years हैं वो इनफैक्ट आपकी लाइफ की ट्रेजेक्ट्री चेंज करने वाले हैं, तो इसलिए वो आपको कमिटमेंट शो करना पड़ेगा, प्रोफेशनल्स दिखाना पड़ेगा। कुछ बच्चे ये चीज़ अप्रैल में स्टार्ट करेंगे, बट यू आर फॉर्चुनेट इनफ कि आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो। मैं स्टूडेंट्स को हमेशा एक मैसेज देता हूँ कि आप ये सोचो कि मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। सेट योर टी इक्वल टू 0 नाउ, टी इज टाइम। बट जब भी आप मैकेनिक्स में फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो आप टी इक्वल टू 0 सेट करते हो, फिर वहां से 1 सेकेंड बोलते हो, सेट योर क्लॉक। तो यू सेट योर टी इक्वल टू 0 नाउ। सोचो आज का दिन है, आज सर ने मेरे को बोला है, आज मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ, आई सेट माई टी इक्वल टू 0 नाउ। बेटा कमिटमेंट करोगे, आई एम सेटिंग माई टी इक्वल टू 0 नाउ, आज से मैं स्टार्ट करूंगा। आई हैव सेट माई टी इक्वल टू 0 एट दिस मोमेंट। तो नेक्स्ट 2 years जो है मेरे प्रिपरेशन के हैं, उसके बाद मैं फ्लाइंग कलर से निकलने वाला हूँ। और कमिटमेंट कर लोगे बेटा तो 2026 जो इट विल योर ईयर, इट विल योर ईयर, यू कैन डू एनी मिरेकल। सेट योर टी इक्वल टू 0 नाउ। तुम्हें बेटा एक मंत्र दे दिया मैंने, सेट योर टी इक्वल टू 0 नाउ। बेटा मैंने अपनी बात को आगे कंटिन्यू किया है। यू मे हैव मैथमेटिक्स एज योर फेवरेट सब्जेक्ट, बट यू कैन बी ए गुड डॉक्टर। बट ऐसा हो सकता है ना कि मैथमेटिक्स में तुम्हारा पैशन हो, बट तुम बनना चाहते हो डॉक्टर। हो सकता है तुम्हारी बायोलॉजी अच्छी हो, बट बनना चाहते हो तुम इंजीनियर। थोड़ा जो बनना चाहते हो, जहाँ रहना चाहते हो, उसके लिए तुम कुछ ना कमिटमेंट तो शो कर सकते हो ना, कि जो भी तुम्हें वीकनेस दिखाई पड़े उसको तुम्हें स्ट्रेंथन कर लो। तुम सिर्फ इसलिए कोई स्ट्रीम चूज कर लो कि तुम्हारे से मार्क्स ज़्यादा आ गए, तो बेटा हो सकता है आगे जाकर के वो स्ट्रीम अपनी वो चीज़ अपने नेचर चेंज कर दे, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तुम जो सोच के जा रहे हो वहाँ नहीं मिले तो कैसा होगा भाई। आप सोच के जा रहे हो कि मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, ठीक है ना, और वहाँ पे बाउंसी पिच मिल गई तो स्पिनर तो बेकार हो जाएगा ना। जस्ट आई एम गिविंग यू एन आइडिया, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि जो आप सोच के जा रहे हो वैसा ना निकले। हार्ड वर्क से कुछ भी पॉसिबल बेटा, कुछ भी हो सकता है। बेटा मेरे पास कहने को बहुत कुछ था, बट मैं अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। आई हैव गॉट अ लिमिटेड टाइम, तो मैं अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। एक सिंपल सी चीज पे मैं रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ अपने आप को। ट्रांसफॉर्मेशनल सक्सेस। बेटा सक्सेस जो होता है ना, ये काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बेटा जो रिमेनिंग स्लाइड्स हैं मैं उसको तुम्हें नेक्स्ट सेशन में तुम्हें सुनाऊंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वीक कैन वी हैव एन अपॉइंटमेंट नेक्स्ट वीक वंस अगेन, जिसमें मैं अपनी रिमेनिंग स्लाइड्स तुम्हें बता दूं, एंड तुम अपने क्वेश्चन से पूछ लो। कैन आई हैव गेट योर अपॉइंटमेंट फॉर नेक्स्ट वीक? ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीक अपना अपॉइंटमेंट फिक्स है। सिमिलर काइंड ऑफ क्लास एक और कर लेते हैं, ठीक है। तो द सक्सेस इज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। क्लासरूम, ऑब्वियस सी बात है, क्लासरूम मैंने आपसे बताया ना, क्लासरूम बहुत फोकस पढ़ना है। टीचर जो कुछ ही पढ़ रहा है उसको राइट डाउन करना है। क्लासरूम इज वन ऑफ द फंडामेंटल पिलर्स।
स्टडी मटेरियल नेचुरली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टडी मटेरियल. क्लासरूम शुड बी सप्लीमेंटेड बाय ए वेरी स्ट्रॉन्ग वेरी पावरफुल स्टडी मटेरियल. डाउट सॉल्विंग काउंटर. बेटा डाउट जो होता है ना वो कोई डेफिशिएंसी नहीं होता है. ऐसा नहीं कि आपको डाउट आ गया तो आपके अंदर कोई कमी है. बेटा डाउट आया इसका एक ही मतलब है कि उस वक्त जो आपसे टीचर ने बोला उसके बारे में आप सोच रहे थे और आप सोच रहे थे, आपकी थॉट मैच नहीं करी, आपकी कोई ऑल्टरनेटिव थॉट आ गई. इसी को आप कहते हो मुझे समझ में नहीं आया बिकॉज यू हैड एन ऑल्टरनेटिव थॉट. ठीक है. तो डाउट पूछना एक डेफिशिएंसी नहीं है. कभी भी ये मत सोचो कि मैं डाउट पूछा हूं तो कुछ गलत कर रहा हूं. बिल्कुल नहीं. डाउट आना ऑब्वियस है. एक अच्छे बच्चे को, एक थिंकिंग माइंड को डाउट आना ऑब्वियस है. डाउट आएगा ही आएगा. और जब डाउट आएगा तो इट शुड बी रिजॉल्व. तो पहली बात तो मैं तुम्हें एड्रेस कर रहा हूं कि ट्राई करो कि तुम्हारे डाउट आ रहे हैं वो देयर एंड देन सेटल हो. क्लास में ही सेटल हो. बट अगर क्लास में सेटल नहीं हो पा रहा है तो हमारे पास ये मैकेनिज्म है डाउट काउंटर सिस्टम का, जिसमें कि आप अपने डाउट को सेटल कर सकते हो. एवरी डे यू गेट 1 hour फॉर सेटलमेंट ऑफ डाउट. जो भी हमारा रेगुलर जो प्रोग्राम होता है उसमें एट द एंड ऑफ द डे आपको 1 hour एडिशनल मिलते हैं, जिसमें जो बच्चे ऑप्शनल होता है, जिसमें जिन बच्चों को डाउट्स है वो अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग डाउट सॉल्विंग काउंटर. देन कम्स अ पावरफुल टेस्टिंग सिस्टम. आपने पढ़ लिया, डाउट्स आपके क्लियर हो गए, अब आप रेडी हो. आपको पता चलना चाहिए कि आपकी लेवल, आपका प्रिपरेशन लेवल कहाँ पे मैच कर रहा है. तो एक बहुत ही स्ट्रांग टेस्टिंग मैकेनिज्म होना चाहिए. टेस्टिंग होने के बाद जब आपका टेस्ट होगा तो हो सकता है आप बहुत ब्रिलियंट हो, बट बेटा एक बहुत अच्छा प्लेयर 0 पे आउट हो सकता है ना. एक बहुत अच्छा प्लेयर, उसकी कोई छोटी मोटी टेक्निक का फेलियर हो सकता है ना. उसको तो वर्क ऑन करना पड़ता है ना. उसके लिए मेंटर्स होते हैं ना, उसके लिए कोच होते हैं, मेंटरिंग होती है उसकी. तो टेस्टिंग सिस्टम से नेचुरल सी बात उसका एक आउटकम आएगा कि आपको पास या फेल का एक सर्टिफिकेट मिलेगा, या आपके मार्क्स कम आएंगे उसका इवैल्यूएशन होगा. बट मार्क्स कम आए इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है. मैं कहता हूं आपके 10% मार्क्स आ गए, अब आपको सोचना है कि ईयर लॉन्ग मेरे पास 10 टेस्ट होंगे, इन एवरी टेस्ट आई विल इंक्रीज बाई 5%. आप अगर 5% का इंप्रूवमेंट भी नेक्स्ट टेस्ट में कर दोगे, इट्स अ वेरी बिग इंप्रूवमेंट. 5% अगर आप इंप्रूवमेंट करते हो तो इन 5 टेस्ट, इन 10 टेस्ट आप कितना इंप्रूवमेंट कर सकते हो. तो इंप्रूवमेंट्स आर ऑलवेज ग्रेजुअल. तो कभी भी मार्क्स कम आए तो उससे ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है. मार्क्स कम आए उसका रीजन ढूंढो, उसको सर्च आउट करो, मेंटर से मिलो, अपने आप से थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, कोई ना कोई आपको वे आउट जरूर मिलेगा. और इंप्रूवमेंट्स तो ग्रेजुअल होते हैं और वो किए जा सकते हैं. किसी भी लेवल पे आप जा सकते हो. अभी आप जिस भी लेवल पे आप कहीं भी आ सकते हो. तो एक स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग मैकेनिज्म के बाद इनफैक्ट मेंटरशिप, यही मेंटरशिप काम होता है कि आपको गाइड करे कि आपके मार्क्स को कैसे इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, मार्क्स इंप्रूवमेंट कैसे पॉसिबल है. काउंसलिंग. समटाइम्स कोई सब्जेक्ट एक्चुअली रियलिटी में कोई स्टूडेंट को हेल्प चाहिए होता है, एकेडमिक काउंसलिंग चाहिए होता है. कुछ सब्जेक्ट को हम कैसे इंप्रूव करें. समटाइम्स बच्चों का बैकलॉग हो जाता है, समटाइम्स 2 सब्जेक्ट स्ट्रांग होते हैं, एक सब्जेक्ट वीक हो जाता है, उसकी बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट होती है. तो देयर नीड्स टू बी अ वेरी स्ट्रांग काउंसलिंग. ठीक है. देन कम्स अ वेरी स्ट्रांग थिंग, फैकल्टी. वेरी स्ट्रांग फैकल्टी बेस. स्टूडेंट्स, हमारा जो एलन सिस्टम है इट हैज गॉट अ वेरी पावरफुल फैकल्टी बेस. स्टूडेंट्स किसी भी सक्सेस के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये 7 स्टेप्स हैं और एलन इसको फॉलो करता है. ये हमारी फंडामेंटल फिलॉसफी है. तो स्टूडेंट्स, मुझे आपसे आज, मैंने इंटरेक्शन तो नहीं किया बट जो भी मैंने आपसे बोला वो मैंने दिल से बोला. मुझे बहुत अच्छा लगा. यू आर इंटरेक्टिंग. मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने कमिटमेंट भी किया मेरे को. एक स्टूडेंट ने भी मेरे से पूछा है हाउ टू डील विद डिस्ट्रैक्शंस. बेटा ये सारे क्वेश्चंस मैं नोट डाउन कर ले रहा हूँ. जो तुम्हारे क्वेश्चंस आए हैं इनका मैं एक इंटरेक्टिव सेशन में आपको आंसर जरूर करूंगा. आपके जो भी क्वेश्चंस हैं दे विल बी आंसर्ड. आप नए क्वेश्चन सेंड कर सकते हो. वी विल प्रिपेयर अ मैकेनिज्म वेयर यू कैन सेंड योर क्वेश्चंस टू मी. उसका भी मैं आंसर करूंगा तुम्हें. तो स्टूडेंट्स, अपनी डेट फिक्स्ड है. नेक्स्ट वीक अपन फिर से मिलने वाले हैं. ठीक है. तो आई टेक लीव और नेक्स्ट वीक में आपसे फिर से मुलाकात होगी विद अनदर सेशन. थैंक यू एवरीवन.